हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विथ दीप में। तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही आप सभी लोगों की तैयारी। आई होप आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी जोरों शोरों से चल रही होगी। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने क्लास को और जानते हैं कि क्या कुछ खास है आज के क्लास में। ओके, तो मैं आप सभी को बता दूं कि क्लास शुरू करने से पहले कि हमारे इस सीरीज का एक कंटेंट प्लानर है, जिसके हिसाब से हमारी सारी आगे की क्लासेस क्या होती है, शेड्यूल होती है, और जो भी हमारी पीछे की क्लासेज हुई है वो आपको आइडिया लगता रहेगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी बेसिक्स के पार्ट्स की, जिसके सारे पार्ट्स हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर दिया है। अगर आपने अभी तक एक भी नहीं देखा है तो मैं सजेस्ट करूंगा इस वीडियो के एंड होने के बाद प्लेलिस्ट से जाकर सारे वीडियो को जरूर चेक करना। अभी हम लोग एलिमेंट्री वाले पार्ट पे हैं, जिसमें हम लोगों ने नाउन कंप्लीट कर लिया था। आज प्रोनाउन का थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो जाएगा मोस्टली। ठीक है, कुछ रहेगा नहीं अब। उसके बाद हम लोग बात करेंगे जो भी इसके टॉपिक्स हैं। जब एलिमेंट्री खत्म होगा तो हम लोग इंटरमीडिएट लेवल वाले सारे क्वेश्चंस करेंगे, फिर एडवांस लेवल वाले, फिर एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम रिलेटेड फोकस हम लोग तो हर क्लास में करते ही करते हैं। पर जब सारी क्लासेस खत्म हो जाएगी तो एक बार फिर से करवा दूंगा, जिसमें वोकैब वगैरह सब होगी। तो टेंशन मतलब, वोकैब की भी क्लास में शेड्यूल करूंगा, बीच बीच में आपको सारा दे दूंगा। ओके, तो एक रैप अप है कि आपको फुल रिकैप मिलता है, डाउट क्लियरिंग मिलता है, और कभी कभी मोटिवेशन की जरूरत होगी तो मोटिवेशन क्लास भी कर दूंगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे हर क्लास में लास्ट दो क्लास जो भी थ्योरी वाली हुई होगी उसका एक रिकैप होता है, छोटा सा ओवरव्यू, ताकि आपको आइडिया लगता रहे कि हम लोग अभी तक क्या पढ़ चुके हैं और क्या आगे पढ़ेंगे। तो सेकेंड लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी पॉजेसिव प्रोनाउन की। ठीक है, उससे पहले हमने पर्सनल प्रोनाउन की बात की थी डिटेल में। ठीक है, और पॉजेसिव प्रोनाउन एक क्लास हमने इसको डेडिकेटेड दिया था, क्योंकि ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पर्सनल और पॉजेसिव। तो पॉजेसिव के बारे में हम लोगों ने सारे रूल्स देखे थे कि कैसे कहाँ अप्लाई करना है, कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे, आपके लिए होमवर्क था। लास्ट क्लास में बात की थी हम लोगों ने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की, उसके बारे में डिटेल में जाना था क्या होता है। ठीक है, रिफ्लेक्स हो गया मतलब खुद पे आता है। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, नाम से ही जा रही कि वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, बांटता है। ठीक है, एक को, दो को, सबको। ओके, उसके बाद बात की थी रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है, रेसिप्रोकल आपको पता ही है, एक कुछ एक्शन कर रहा है तो दूसरे पे जाएगा, दूसरा कुछ एक्शन कर रहा है तो इस पे आएगा। ओके, और फिर हमने बात की थी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की। ठीक है, जो डेमोन्स्ट्रेट करता है, दिस दैट दिस दोज। ठीक है, बताया था कि दिस और दीज नज़दीक वाले के लिए है, और डैट और दोज दूर वाले के लिए। जैसे ये दिस, दिस इज अ पेन। ठीक है, दैट इज अ विंडो। ओके, वो दूर है, मैं उसको टच नहीं कर पा रहा, मेरे पास में नहीं है, मैं उसको हाथ से टच नहीं कर रहा, लेकिन ये मेरे पास में है, ये माइक मेरे पास में है, तो ये दिस। ओके, और ये चीज़ मैंने आपको क्लियरली बताया था पूरे डिटेल। चलिए शुरू करते हैं अपने क्लास को। तो देखते हैं कि आज के क्लास में क्या रहने वाला है। तो आज है बेसिक ऑफ प्रोनाउन पार्ट 5, और थ्योरी का आज लास्ट पार्ट है, क्योंकि आज हम सारे प्रोनाउन के पार्ट जो थे उनको कंप्लीट कर लेंगे। तो आज हम बात करने वाले इम्फैटिक। इम्फैटिक का मतलब है जोर डालना, किसी पे प्रेशर डालना। तो इम्फैटिक कुछ नहीं है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसा ही है, लेकिन खुद पे जोर डालने के लिए ये सारी चीजें कही जाती है। उसके बाद है इंडिफिनिट, जो डिफिनिट नहीं है, इसमें एक ही है, वन, वंस, वन सेल्फ वाला, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। उसके बाद है रिलेटिव प्रोनाउन, जो रिलेशन बताता है, ओ किसका, कौन, कैसे। ठीक है, तो पहले रिलेशन बताएंगे, और उसके बाद उनसे जब रिलेशन बन जाएगा तो सवाल भी पूछेंगे, तो इंटरोगेटिव भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों रिलेटेड है तो ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है, इम्फैटिक और इंडिफिनिट भी छोटा ही है। उसके बाद कुछ रूल्स होंगे जो इन सब से रिलेटेड होंगे, जो कि आपको आज पढ़ना है आपके क्लास में, और लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा होमवर्क के लिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो हर क्लास में आपको देखने को मिलता है टाइप्स ऑफ प्रोनाउन 10 प्रकार के होते हैं, पर्सनल, पॉजेसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, रेसिप्रोकल, रिफ्लेक्सिव। और आज बात करने वाले हैं इम्फैटिक, इंडिफिनिट, रिलेटिव और इंटेरोगेटिव के बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेशन पहले बना लेते हैं, उसके बाद सारी चीजें करेंगे, जोर डालेंगे, उनसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से हैं? रिलेटिव प्रोनाउन हु, whom, whose, which, that joins two sentences by relating a noun or pronoun to a clause। क्या कह रहा है कि ये जो प्रोनाउन है दो वाक्यों को जोड़ते हैं।
और संज्ञा सर्वनाम को संबंधित करते हैं उसके क्लॉज से। और क्लॉज क्या होता है मैं आपको फर्स्ट क्लास में ही बताया था, ठीक है, बेसिक्स वाले पार्ट में। और मैंने आपको ये भी बताया था कि क्लॉज कौन कौन से होते हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। ओके, और डिपेंडेंट को मैंने बताया था कि सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहा जाता है। तो इस चीज को ध्यान में रखना, अभी मैंने बता दिया तो आगे मत पूछो, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई मेट वीना, वीना वॉज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल। तो हम क्या करते हैं, प्रोनाउन का यूज ही इसलिए होता है कि नाउन के रिपीटेशन से बचा जाए। तो वीना की जगह हम लोग कह सकते हो, ठीक है। मैंने पहले इंट्रोड्यूस कर दिया कि मैं वीना से मिला जो कि स्कूल से रिटर्न हो रही थी, वापस लौट रही थी। तो आपको पता है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, वीना की बात कर रहा हूँ, तो बार बार वीना कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, इसलिए हमने रिलेटिव प्रोनाउन लाया, इन दोनों का रिलेशन बैठाया। ओके, चलिए अब इसके कुछ रूल्स हैं वो देख लेते हैं, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आपके एग्जाम्स के लिए। तो आइए देखते हैं। तो रूल फर्स्ट कह रहा है रिलेटिव प्रोनाउन एज सब्जेक्ट ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज। और अभी मैंने बता दिया सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन से हैं, तो इसको बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। ठीक है, सबऑर्डिनेट बोलो या डिपेंडेंट बोलो, जो कि डिपेंड होता है पहले वाले सेंटेंस पे। अकेला इसका कोई मतलब ही नहीं है, इसका कोई भी प्लेस ही नहीं है, ठीक है। तो रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह भी काम करता है सबऑर्डिनेट क्लॉज में। व्हेन द रिलेटिव प्रोनाउन इज द सब्जेक्ट ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज यूज हु विच दैट। अगर जब रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, किसी भी क्लॉज में, सबऑर्डिनेट क्लॉज में अगर सब्जेक्ट का काम करेगा तो वहां पे क्या लगेगा, कौन से रिलेटिव प्रोनाउन लगेंगे, तो हु, विच, दैट। आपको पता है हु कब लगता है, विच कब लगता है और डैट कब लगता है, ठीक है। हु इंसान के लिए लगता है, विच चॉइस के लिए लगता है और डैट इंसान, जानवर, थिंग्स, अनकाउंटेबल चीजों के लिए भी लगता है, ठीक है। इंसान के लिए भी कहीं कहीं पे लगता है, मैं आगे बताऊंगा। जनरली आप मान लो कि ये नॉन लिविंग थिंग्स के साथ लगता है या एनिमल्स के साथ। आइए एग्जांपल देख लेते हैं। हु हुम यूज फॉर पीपल, हु इज द सब्जेक्ट और हुम इज द ऑब्जेक्ट। हुम क्या है, ऑब्जेक्ट है, और हु सब्जेक्ट है। तो अभी सब्जेक्ट वाली बात कर रहे हैं तो हु समझो। विच यूज फॉर एनिमल एंड थिंग्स, दैट किसके लिए, पीपल के लिए भी होता है, एनिमल के लिए और थिंग्स भी। तो मोर कॉमन है इनफॉर्मल स्पीकिंग में, हम लोग हु को कंसीडर न करके दैट को भी कर लेते हैं। हुज यूज टू शो पोजेशन, हुज पता है ना, किसका, जिसका। तो ये क्या दिखाता है, पोजेशन दिखाता है, आपका स्वामित्व दिखाता, पोजेशन है आपका, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो ये आपके लिए कुछ एग्जांपल्स हैं, 9 एग्जांपल्स, इसमें देखिए कि कैसे इनका यूज हुआ है। द बॉय हु केम हियर इज अ प्लेयर, ठीक है। तो द बॉय एक लड़का, ठीक है। हेयर इज अ प्लेयर, हेयर इज अ प्लेयर आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही यहाँ पे क्या लगा है, आपका रिलेटिव प्रोनाउन लगा है हु, तो अब समझ में आया कि वही लड़का जो यहाँ आया है वो क्या है, खिलाड़ी है। जो लड़का यहाँ आया है वह क्या है, खिलाड़ी है। द गर्ल हु सिंग्स इज माई सिस्टर, जो लड़की गाती है, वो लड़की जो गाती है वह मेरी बहन है, या जो लड़की गाती है वह मेरी बहन है। द बुक विच आई रेड वॉज इंटरेस्टिंग, जो किताब मैंने पढ़ी वह क्या है, दिलचस्प थी, ठीक है। तो आपको समझ आ रहा होगा कि ये सारी एग्जांपल्स हैं, ये सारे पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो लर्न विद दीप 1 2 3 4 करना, 3 पे आपका पुराना वाला चैनल आएगा, तो वहां से भी आप रिडायरेक्ट हो सकते हैं। ओके, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो आगे दूसरे रूल्स की तरफ चलते हैं। सेकेंड रूल कह रहा है कि रिलेटिव प्रोनाउन एज ऑब्जेक्ट ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज। अभी तो देखा सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट होगा तो किसका यूज करेंगे, ठीक है। तो हु का ऑब्जेक्ट मैंने बताया था क्या है, हुम है, ठीक है। विच का विच ही रहेगा और डैट का तो डैट रहेगा, ठीक है। व्हेन रिलेटिव प्रोनाउन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब इन सबऑर्डिनेट क्लॉज यूज हुम, विच, दैट। हुम इज फॉर्मल है, ठीक है, इनफॉर्मल में दैट का भी यूज कर लेते हैं। आइए एग्जाम्पल से देखते हैं। आई हैव अ सन whom आई लव वेरी मच, मेरे पास एक बेटा है जिसको मैं बहुत प्यार करता हूँ। दिस इज द गर्ल whom आई मेट स्टडी, यह वही लड़की है जिसको मैं कल मिला था या जो मुझे कल मिली थी। द बुक विच आई बोरोड इज योर्स, जो किताब मैंने क्या की है, उधार ली है, वो तुम्हारी है, ठीक है। द मैन दैट आई सॉ वाज,
जो आदमी मैंने देखा था, जिस आदमी को मैंने देखा था वो क्या था, लंबा था। ठीक है, तो कॉमन है यहाँ पे, ठीक है, फॉर्मल नहीं है, इनफॉर्मल वे में कह रहे हैं तो डेट का यूज कर दिया। ओके, चलिए, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बात कर लेते हैं। रूल थर्ड कह रहा है कि एंड से जब ज्वाइन होता है मैन प्लस एनिमल या थिंग्स, तो हम लोग डेट का यूज करते हैं। एंड ज्वाइनिंग मैन प्लस एनिमल और थिंग्स, देन वी यूज दैट रिलेटिव pronoun. When and joins man plus animal things use that only, तब आपको सिर्फ that ही लगाना है। ठीक है, एंड से मनुष्य या जानवर या चीजें जुड़ी हों तो that ही लगेगा। आइए देख लेते एग्जांपल से समझ आएगा। द मैन एंड हिज डॉग, आदमी और उसका कुत्ता। दैट आई सॉ यस्टरडे हैज बीन किडनैप। ठीक है, अगर आप यहाँ पे हु लगाते हो तो आदमी के लिए तो हु लग गया, लेकिन डॉग के लिए तो आप हु नहीं लगा सकते। लेकिन एक कॉमन है जो कि आप दोनों के लिए लगा सकते हो। ठीक है, मैन के लिए भी और एनिमल के लिए भी और थिंग्स के लिए, तो वो क्या है, डैट। तो ऐसा समझो कि मोस्टली केस में अगर आप डैट लगाते हो तो वो चलेगा। ओके, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। 100 बात की एक बात की डैट भी लग सकता है मोस्टली केस में। चलिए आगे बात कर लेते हैं। रूल 4 कह रहा है सुपरलेटिव डिग्री। आपने देखा हो जहां भी सुपरलेटिव डिग्री होता है उसके बाद डैट ही लगता है। तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ जो प्रोनाउन लगेगा, रिलेटिव प्रोनाउन, वो डैट होगा। आफ्टर सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट, बेस्ट, टॉलेस्ट, ईटीसी यूज डैट। सर्वोत्तम डिग्री के बाद डैट लगता है। कैसे, आइए एग्जांपल देख लेते हैं। मिस्टर मिश्रा is the most laborious man that I have ever seen. This is the best movie that I have watched. ये सबसे बेहतरीन मूवी है जिसको मैंने देखा है, या सबसे बेहतरीन चलचित्र है। ओके, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। ये सारे जो रूल्स हैं काफ़ी ईजी हैं, इसको आपने डे टू डे लाइफ में भी देखा है, पहले भी पढ़ा होगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो नाउन से ईजी है प्रोनाउन। ओके, रूल 5 और 6 एक साथ ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि बात सेम ही कहना है। ऑल प्लस पर्सन होगा तो हु या दैट लगा सकते हैं, ऑल प्लस थिंग होगा तो सिर्फ और सिर्फ दैट लगा सकते हैं। ठीक है, पर्सन के लिए तो आप हु भी लगाते हो, डैट भी लगाते हो, लेकिन थिंग्स एनिमल्स के लिए डैट ही लगता है। तो ऑल के साथ पर्सन लगा हो तो हु या डैट लगा लो, आपकी चॉइस है। ऑल प्लस थिंग या अनकाउंटेबल हो तो डैट लगता है। ठीक है, इसका कुछ हिंदी नहीं है। ठीक है, आइए देख लेते हैं एग्जाम्पल से। ऑल हु आर इंटरेस्टेड कैन अप्लाई, तो कौन अप्लाई करेगा, पर्सन ही करेगा ना, रोबोट्स नहीं करेंगे अभी अप्लाई। ठीक है, अभी उतना एडवांस नहीं हुआ है। तो ऑल हु या दैट आर इंटरेस्टेड कैन अप्लाई। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, तो यहाँ पे थिंग्स की बात हो रही है। ऑल द मनी दैट आई गेव हर हैज बीन स्पेंट, तो जितने भी पैसे मैंने दिए हैं उनको गिन नहीं सकते कितने पैसे थे। ठीक है, रुपए को गिनते हैं, पैसों को नहीं। तो अनकाउंटेबल है तो दैट यूज हो गया। ये काफी इजी था, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो आगे बात कर लेते हैं। रूल 7 कह रहा है कि एवरीथिंग, नथिंग, द ओनली, एनी, ऑल, एवरीवन, नो वन, नो, नोबडी, मच, लिटिल, द सेम, द फ्यू, द लिटिल के साथ द लगता है। मोस्टली जिनके आगे द लगा होगा, ठीक है, उनके साथ तो डेट लगेगा ही। जो सब की बात कर रहा होगा, कुछ की बात नहीं कर रहा है, जिसको एक तरह से आप समझो कि आप उसको स्पेसिफिक नहीं कर पाओगे कितने हैं, क्या है, नहीं है, तो उनके साथ हम लोग डेट का यूज कर देते हैं कॉमन। ठीक है, दीज वर्ड्स टेक दैट ओनली, तो इनके बाद सिर्फ दैट ही लगता है। किनके, एवरीथिंग, नथिंग, द ओनली, एनी, ऑल, एवरीवन, नॉन, नो, नोबडी, मच, लिटिल, द सेम, द फ्यू, द लिटिल। ओके, जितने भी द वाले हैं उनके साथ तो लगेगा ही लगा। ओके, आइए एग्जांपल देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। माई फादर गेव मी एवरीथिंग दैट आई नीड, मेरे पिताजी ने मुझे वो सब कुछ दिया जो मुझे जरूरत थी। दिस इज द ओनली पेन दैट आई बॉट, ओके, द ओनली लगा है ना। सी स्पेंट द लिटिल मनी दैट आई गेव। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है रूल नंबर 8, और ये लास्ट रूल है इसका। ठीक है, द सेम प्लस नाउन के साथ दैट लगता है जब वर्ब क्या हो, क्लियर हो। ठीक है, वर्ब जब क्लियर होगा, मैंने बोला ना कि जहां भी द लगेगा, द के बाद कुछ लगेगा, दैट लगा दो। ठीक है, वही है द सेम प्लस नाउन दैट। मोस्टली केस में आप दैट का यूज कर सकते हैं। आफ्टर द सेम प्लस नाउन यूज दैट व्हेन वर्ब इज क्लियर,
द सेम प्लस संज्ञा के बाद अगर क्रिया स्पष्ट हो, क्लियर हो, तो डैट का यूज करें। आइए एग्जाम्पल से देखते हैं। दिस इज द सेम मैन, यह वही व्यक्ति है, क्लियर है कि ये वही व्यक्ति है, डैट डिसीव्ड मी, जिसने मुझे धोखा दिया। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गई होगी सारी चीजें। तो आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं यूज ऑफ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक, अभी हम लोगों ने रिलेशन बताया, अब रिलेशन बन गया है तो उनसे हम सवाल भी पूछ सकते हैं। ठीक है, जैसे आपकी गर्लफ्रेंड बनती है, एक रिलेशनशिप में आते हो, तो आपका सवाल पूछना तय हो जाता है। तो रूल 1 कह रहा है कि हु सब्जेक्ट होता है, हुम ऑब्जेक्ट होता है, और हुज क्या दिखाता है, पोजीशन दिखाता है। ओके, एग्जाम्पल देख लो। हु इज प्लेइंग, कौन खेल रहा है। हुम हैज ही इनवाइटेड, किसको इनवाइट किया है, इसने किसको इनवाइट किया है, यह। ठीक है, उसने किसको इनवाइट किया है, किसको, ये ऑब्जेक्ट है। बात हम दोनों की हो रही है, लेकिन तीसरे की हो रही कि पूछ रहे हैं, लेकिन पूछ रहे हैं कि कौन खेल रहा है। जो मेन पर्सन है जो खेल रहा है उसके बारे में पूछा जा रहा है। हुज बुक इज दिस, मैं पूछूंगा ये किसकी किताब है, कौन इसका मालिक है, स्वामित्व दिखा रहा है। आई होप आपको क्लियर हो गया कि आप सभी को पता है हु, हुम, हुज कहाँ यूज होता है। काफी इजी है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। नेक्स्ट रूल कह रहा है कि प्रीपोजिशन प्लस हुम नॉट हु, प्रीपोजिशन के बाद हुम लगाना, ठीक है, हु नहीं लगाना। ओके, एक ट्रैप है हु आर यू, ठीक है, आई डोंट नो हु यू आर, ये दोनों क्या है, असर्टिव फॉर्म में, तो ये करेक्ट है, ये देख के रहना। ठीक है, हु आर यू, आई डोंट नो हु यू आर। ओके, एक ट्रैप था जो मैंने बता दिया। एग्जाम्पल देख लो। वाई हुम वाज द रामायण रिटन, ठीक है, ऐसे तो हम लोग को यही लिखना है कि बाय हुम वाज द रामायण रिटन, लेकिन अगर स्पोकन इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो ये भी एक्सेप्ट हो जाता कि हु वाज द रामायण रिटन बाय। ठीक है, बाय को हम लोग बाद में भी लगाते हैं। ठीक है, तो बाय आप पहले लगा लो। ठीक है, बाय हुम, या हुम हु वाज द रामायण रिटन बाय, हुम के जगह हु लगा लो, ये भी एक्सेप्टेड है। ठीक है, लेकिन जनरली जहां भी प्रीपोजिशन होगा उसके बाद हुम आएगा, ना कि हु। ओके, जैसे प्रीपोजिशन को मैंने इधर कर दिया, अब हु लिख सकते हैं, लेकिन प्रीपोजिशन होगा तो उसके बाद हमें क्या लगाना पड़ेगा, हुम ही लगाना पड़ेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। रूल 3 कह रहा है कि विच का यूज किस लिए होता है, किसी चॉइस या सिलेक्शन करने के लिए। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया। विच इज योर ब्रदर इन द क्राउड, भीड़ में से कौन सा तुम्हारा भाई है। विच ऑफ द सर्वेंट्स डू यू वांट, ठीक है, इन सभी सर्वेंट्स में से किसको आप चाहते हैं, ठीक है, कि कौन आपकी सेवा करे। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है यूज ऑफ इंडिफिनिट प्रोनाउन। आइए इनको देख लेते हैं। इंडिफिनिट प्रोनाउन रेफर्स टू नॉन स्पेसिफिक पर्सन, इंडिफिनिट है तो नॉन स्पेसिफिक पर्सन होगा या कोई थिंग होगा। ठीक है, तो पार्टिकुलर नहीं, एक जनरल वे में कह रहे हैं, किसी को खास नहीं कह रहे हैं। आपको बताया था डिफिनिट और इंडिफिनिट आर्टिकल में बताया था, तो आपको क्लियर होगा ये चीजें। When one is used as subject of the sentence, use one का नोमिनेटिव या फिर रिफ्लेक्सिव या ऑब्जेक्टिव के वन सेल्फ ही यूज करना है, कुछ और नहीं यूज करना है। जब वन वाक्य का कर्ता हो तो वन का कर्ता कारक यूज करो, या फिर वन सेल्फ कर्म या निजवाचक रिफ्लेक्सिव, ठीक है, लगता है। कैसे, आइए देख लेते हैं, एग्जाम्पल से समझ जाएगा, ऐसा नहीं। तो ये कुछ लिस्ट है, ठीक है, 6 एग्जाम्पल है, इनमें देख लो कैसे यूज हो रहा है। वन से यूज हुआ है तो वन शुड डू वंस ड्यूटी वंस, हर व्यक्ति को अपना कर्तव्य खुद करना चाहिए। वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, हिज प्रॉमिस नहीं। वंस अगर लगा है तो उसी का सारा फॉर्म चलेगा, चाहे वो रिफ्लेक्सिव हो या ऑब्जेक्ट के रूप में हो, वन ही यूज होगा। वन मस्ट लव वंस कंट्री वन सेल्फ, देश से खुद प्यार करना चाहिए। ठीक है, खुद को देश से प्यार करना चाहिए, या मुझे देश से प्यार करना चाहिए। वन कैनॉट सक्सीड विदाउट वंस ओन एफर्ट, बिना अपने प्रयासों से सफलता नहीं मिलती है, तो आपको तैयारी खुद करनी पड़ेगी। ओके, आई होप आपको चीज क्लियर हो गई होगी। आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है इम्फेटिक प्रोनाउन। तो ये क्या कहता है, जोर डालने के लिए यूज होता है। इम्फेटिक प्रोनाउन आर द सेम वर्ड्स एज रिफ्लेक्सिव,
ये वही सेम वर्ड है रिफ्लेक्सिव वाले, ठीक है। इसको मैंने आपको शुरू में भी बताया था, जब एक छोटा सा ओवरव्यू बताया था, तो ये इतना ही है, इसका ज़्यादा कुछ है नहीं। माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट इज, बट दे आर यूज टू इम्फेसाइज। किस लिए यूज किया जाता है? स्ट्रेस डालने के लिए सब्जेक्ट पे। दे एड एक्स्ट्रा फोर्स टू द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट में एक्स्ट्रा फोर्स डालने के लिए। ये वही शब्द हैं जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है, लेकिन इनका इस्तेमाल कर्ता पर जोर डालने के लिए होता है। ये वाक्य में दबाव या महत्व को बढ़ाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंस बताता है उस चीज की, उस पर जोर डालने के लिए यूज होता है इम्फेटिक प्रोनाउन का। आइए देख लेते हैं, डिफरेंस देख लेते हैं कि रिफ्लेक्सिव से कैसे डिफरेंट है इम्फेटिक। रिफ्लेक्सिव में क्या बताया था मैंने कि खुद पर आती है क्रिया, रिफ्लेक्स होकर खुद पे ही सारी चीजें आती है। जैसे ही हर्ट हिमसेल्फ, उसने खुद को चोट पहुंचाई, एक्शन ऑन सेल्फ, खुद को चोट पहुंचा ली, ठीक है। इम्फेटिक में कोई एक्शन रिटर्न नहीं आता है, स्ट्रेस डाला जाता है। ही हिमसेल्फ डिड, उसने खुद किया है, किसी और ने उसको नहीं बताया। ही हिमसेल्फ डिड इट, उसने खुद किया, जो भी किया उसने खुद किया, तो खुद पे जोर डाल रहे हैं, ठीक है। कर्ता जो है ही, उस पे जोर डाल रहे हैं। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। डिफरेंस माइन्यूट सा डिफरेंस है, इसको याद रखना है कि रिफ्लेक्सिव में खुद पे आता है एक्शन, और इम्फेटिक में जोर डालते हैं, एक्शन अपने आप पे नहीं आता है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो ये सेंटेंस है, एग्जाम्पल सेंटेंस है, इसको देख लीजिए। आई माई सेल्फ सॉ द एक्सीडेंट, मैंने खुद दुर्घटना देखी, मैंने खुद दुर्घटना देखी, मेरे साथ दुर्घटना नहीं हुई, मैंने देखी, ठीक है। तो मैंने देखा, तो इस पर मैं जोर डाल रहा हूँ। यू योर सेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मेस, तुम खुद इस गड़बड़ की जिम्मेदार हो या इस मेस के जिम्मेदार हो। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो आगे बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये लास्ट क्लास वाले ही क्वेश्चन है, अभी मैं नहीं दे रहा हूँ क्योंकि आज हमारा थ्योरी का पार्ट कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट मैं आपके लिए टॉप 50 क्वेश्चंस PYQ वाले लाऊंगा, वो सीरीज होगी 3 या 4 क्लासेज की, तो वहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। आज का क्लास कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, जिनको भी ग्रामर सीखना है एकदम ईजी वे में। और कमेंट में अपने फीडबैक, सजेशंस जो भी हैं, ठीक है, और किस टॉपिक पे क्लास चाहिए, ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,